नमस्कार, मैं हूं अब्दुल काबिज और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का स्पेशल कार्यक्रम टॉक विद पंजाब केसरी। आज हम बात करेंगे किसानों की। कोरोना काल के चलते हुए निरंतर किसान परेशान हैं। शासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत उन किसानों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। देखा जा रहा है कि किसान अभी एमएसपी के लिए मक्का जैसी परेशानियों से जूझ रहा है, जिसके लिए एक सत्याग्रह भी किसानों के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। हमारे साथ किसानों की समस्याओं के जानकार गौरव जायसवाल हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किसानों की वर्तमान की अभी समस्या क्या है और भविष्य में शासन की कौन कौन सी ऐसी नई नई स्कीमें आ रही हैं कि किसानों को उनसे फ़ायदा मिलेगा या उनसे नुकसान होगा। गौरव, आपका स्वागत है पंजाब केसरी। थैंक यू कविश भाई। गौरव, हम जानना चाहते हैं कि अभी एक सत्याग्रह का कार्यक्रम भी आप लोग चला रहे हैं निरंतर पिछले 2-3 महीनों से। किसानों की मूलभूत समस्याएं वर्तमान में क्या देखी जा रही हैं इस कोरोना काल के चलते हुए? देखिए, किसानों की मूलभूत समस्या कोरोना काल में भी और कोरोना काल के पहले भी वो एक ही है, और वो ये है कि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता। तो मोटी बात है, कर्जा मुक्ति पूरा दाम, कि एक तो कर्जे से मुक्ति मिले किसान को कर्जे में खेती ना करना पड़े, और दूसरी बात किसान को अपनी फसल का दाम पूरा मिलना चाहिए। तो चाहे कोरोना के पहले हो या कोरोना के बाद, स्थिति वही है। बस एक बात लेकिन मैं कोरोना के संदर्भ में ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ, और वो है काबिज भाई कि जिस वक्त देश का हर सेक्टर बंद था, हर सेक्टर, ऑटोमोबाइल बंद था, टेक्सटाइल बंद था, रिटेल बंद था, जब सब बंद था, जब लॉकडाउन था और हम आप अपने घरों में थे, तब भी खेतों में चने की और गेहूं की बम्पर फसल खड़ी थी। तो उस वक्त भी इस देश के खेतों ने, इस देश के एग्रीकल्चर ने देश को जीडीपी पे कंट्रीब्यूट किया है। हमारी इकोनॉमी में आपको अभी भी कोई टेका दे के खड़ा रखा हुआ है तो हमारे खेत हैं, हमारे खलिहान हैं। तो अभी की स्थिति में कुछ हम बेस्ट कर सकते हैं, सरकार कुछ सबसे अच्छा कर सकती है, तो वो ये है कि किसानों को उनके फसलों का पूरा दाम देते रहे, ताकि वो रूरल इकोनॉमी बूस्ट हो, और उसी रूरल इकोनॉमी से फिर छोटे शहर बूस्ट होते हैं, और वहीं से फिर हमारा उद्योगपति और हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है उसको भी फ्यूल वहीं से मिलता है। एमएसपी की बात चल रही है कि लगातार सोशल मीडिया में पंजाब केसरी ने भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से प्रसारित किया था कि एमएसपी का रेट नहीं मिल पा रहा है। क्या है एमएसपी, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाएंगे, और इसका फ्यूचर में क्या परेशानी आती है और किसानों को वर्तमान में क्या परेशानी आ रही है? देखिए, इसको बहुत आसानी से समझते हैं। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में हमने अपने सबने सुना है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि एक फसल को प्रोड्यूस करने में, उसका उत्पादन करने में किसान को जो लागत आती है, और उस लागत में किसान की मजदूरी, जो खाद बीज का पैसा, और उसके साथ में जो उसकी ज़मीन की भी कीमत है, उसका जो डेप्रिसिएशन है, वो सारा मिला करके एक उसकी कीमत होती है। ये कीमत जो है ये तय करती है सरकार। अभी इस वक्त एमएसपी जो निर्धारित करती है वो सरकार निर्धारित करती है। जैसे मक्के के विषय में आपने कहा, मक्के की एमएसपी पिछले साल 1760 थी, उसे इस साल सरकार ने बढ़ा के 1850 कर दिया। यानी सरकार ये मानती है कि इससे कम में अगर मक्के का उत्पादन बिकेगा तो उससे किसान को नुकसान होगा, ये सरकार भी मानती है। अब हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी निर्धारण करना एक विषय है, लेकिन एमएसपी पे माल बिकना चाहिए ना। निर्धारण तो आपने कर दिया, मैंने निर्धारण कर दिया कि भाई ये माइक जो है ये 500 रुपये का है, लेकिन बाज़ार में 500 में बिके भी तो असली समस्या किसान की है कि उसे अपनी फसलों का एमएसपी नहीं मिल रहा। अभी भी इस बार भी जो राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें मक्के का और बहुत सारी मतलब ज़्यादातर फसलों का मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसे समय में अगर किसानों को सही मूल्य नहीं मिलेगा अपनी फसल का, तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। निश्चित तौर पर किसानों को अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। एक सोशल मीडिया में एक नया बात शुरू हुई है, कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि कुछ अध्यादेश ऐसे पारित किए जा रहे हैं
जिन अध्यादेशों से किसानों को यानी जो छोटे स्तर के किसान हैं उनको नुकसान होगा, और जिस तरीके से परंपरागत खेती करने वाले उनको भी परेशानियां होंगी। और दूसरा पहलू उसका देखा जाए तो बड़े किसान, जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है, हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखे जाते हैं कि हेलीकॉप्टरों से दवाइयाँ सिंच रही हैं और बड़े स्तर पे काम हो रहा है। इस तरीके की कुछ गुंजाइश ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में या भारत में इस तरीके की गुंजाइश बनाई जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम वैसे हम बनारस को क्योटो बनाने के चक्कर में बनारस भी नहीं रहने दिए, वैसी स्थिति मुझे इस मामले में भी लग रही है कि भारत सरकार जो है वो चाहती है कि हम बहुत लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल स्तर पे खेती करें, लेकिन ये भारत वैसा देश नहीं है। भारत की कृषि अलग तरह की कृषि है। भारत में कृषि जो है, हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ आवर कल्चर, कृषि जो है वो हमारी संस्कृति है, और उसे ये ख़त्म करने का प्रयास है। मैं ये मानता हूँ जो 3 अध्यादेशों के बारे में आपने बात की, अचानक एक दिन हमारे कृषि मंत्री आए और उन्होंने कहा कि हमने ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं और इससे पूरी कृषि बदल जाएगी। उनमें कुछ बातें लॉजिकल भी लगती हैं, कुछ बातें ठीक भी हैं। 3 अध्यादेश हैं ये। पहला अध्यादेश जो है वो कहता है, वो असल में ये कह रहा है कि अभी तक जो किसान के उत्पाद की खरीदी थी वो मंडियों में होती थी, मंडी के यार्ड में होती थी, अब वो कहीं भी हो सकती है। कोई भी पैन कार्ड धारी व्यक्ति जो है वो खरीदी बिक्री का काम कर सकता है। इससे ओपन मार्केट होगा, फ्री मार्केट होगा। फ्री मार्केट से किसान को फ़ायदा होगा, ऐसा सरकार का आर्गुमेंट है। हमें भी लगता है कि फ्री मार्केट से किसान को थोड़ा फ़ायदा होगा, ये बात सही है। हम इससे पूरी तरीके से इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष भी है, और वो ये है कि किसान को असली फ़ायदा फ्री मार्केट से नहीं, MSP से होगा। जब तक किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा। अब उदाहरण समझते हैं, मक्के का फ्री मार्केट में जो दाम है, जैसे मान लीजिए फ्री मार्केट किन चीज़ों से तय होता है? वो तय होता है कि बाज़ार में उपलब्धता कितनी है उत्पाद की, लेकिन उपलब्धता सिर्फ भारत में के प्रोडक्शन से तो नहीं होती, सरकार तो इंपोर्ट कर लेती है। मान लीजिए भारत में जिस वक्त किसान का मक्का खेत से निकलता है उस वक्त भारत सरकार ने इंपोर्ट कर लिया, और ये मैं कोई इमेजिनरी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार ऐसा करते आई है, लगातार करते रहे वो लोग। तो बाहर से इंपोर्ट होकर मक्का आ गया, अब उसकी कीमत बची नहीं बाज़ार में। अब आप कह रहे हैं फ्री मार्केट है, बेचो बाहर, कैसे बिकेगा? तो मंडी व्यवस्था जो है वो कम से कम ये तय करती है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, ऐसा उसका काम है। हो नहीं रहा है पर उसका काम है। हाँ, मंडी व्यवस्था की अपनी कमियां थी, ज़रूरत थी उनको दूर करने की, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस पहले अध्यादेश में जहाँ ये कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था ख़त्म, उसके बाहर खरीदी बिक्री हो, फ्री मार्केट हो, अगर उससे किसान को और देश के व्यापार को फ़ायदा होता है तो हो जाए, लेकिन साथ में फिर किसान का MSP भी इंश्योर हो, किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इंश्योर हो। दूसरा अध्यादेश जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में भारत सरकार ने बदलाव किया है। एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी आवश्यक सामग्री, खाद्य सामग्री जिसमें दलहन है, तिलहन है, तेल है, आलू प्याज वगैरह है। तो ये जो सामान है इसको इसके पहले कानूनन रूप से आप इसका स्टॉक नहीं कर सकते थे। स्टॉक यानी जिसे हम आम भाषा में जमाखोरी कहते थे, क्योंकि हम ये मानते थे, भारत से पहले ये होता था कि व्यापारी किसान से औने पौने दामों में माल खरीदते थे, उसको बहुत ज़्यादा जमा कर लेते थे, फिर जब बाज़ार में कमी हो जाती थी तब उसको निकाल के और ऊंची कीमतों में बेचते थे। इससे बचने के लिए भारत सरकार ने एक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बनाया था। अब हम ये कह रहे हैं कि अब ये जमाखोरी जो है ये की जा सकती है, अब ये लीगल हो गई है, अब स्टॉक किया जा सकता है नए अध्यादेश के हिसाब से। ये पारित हो चुके हैं या पारित? ये अध्यादेश है, सरकार ला चुकी है इन्हें। तो अब ये हो चुका है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ये होगा ऐसा नहीं है, ये हो चुका है और अब किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो और इसमें एक बात और है कि ये असल में किसानों के लिए बहुत खतरनाक है कि नहीं, ये तो अलग विषय है, ये उपभोक्ताओं के लिए बहुत खतरनाक है। आप और हम जो दाल प्याज तेल बाजार से खरीद करके खाते हैं, जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान में प्याज का मामला देखा है, जमाखोरी का निरंतर, इसमें यानी 2 रुपये की प्याज 200 रुपये तक की हमने देखी हुई है। आपको हमको याद होगा सुषमा स्वराज जी चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी तो दिल्ली की सरकार गिर गई थी सिर्फ प्याज के कारण। तो ऐसी परिस्थितियां जिस देश में हैं वहाँ पे इस तरीके के बदलाव जो हैं कितने सक्सेसफुल होंगे इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। तीसरा जो अध्यादेश है वो है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, यानी ये बेसिक तौर पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम कायदे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होगी तो क्या होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई देश में पहली बार नहीं हुई, आप हम सब खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, हमारे जैसे अपन सीधी भाषा में कह लें अधिया बटिया या ठेका वाली। हमारे देश में तो अधिया बटिया ठेका चलता है, लेकिन वो एक सामाजिक व्यवस्था है।
कि हम हमारे घर में हमारे गांव के ही लोग हैं वो अदिया बटिया कर ले रहे हैं आपके खेत में, या तो वो एक सामाजिक व्यवस्था चल रहा है। अब सरकार ने जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लाई है, तो इससे देख करके ऐसा लग रहा है कि हम बड़े व्यापक स्तर पे छोटे किसानों की, जो छोटे लैंड होल्डिंग के किसान हैं, 2 एकड़ 5 एकड़ 7 एकड़ वाले, वो अपनी ज़मीन दे दें कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मान लीजिए 50 किसान हैं, तो 50 किसान अपनी 2-2 5-5 करके एक बड़ा रकबा जो है वो किसी एजेंसी को दे दें, और वो फिर बड़े व्यापक स्तर पे वो खेती करे। इससे होगा ये कि मैं ये मान रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा खतरा है भारत की संस्कृति के ऊपर, और वो इसलिए क्योंकि ये जो छोटे किसान हैं, उदाहरण के तौर पे हमारे देश में गौ पालन कौन करता है? हमारे देश में गौ पालन छोटा किसान करता है। हमारे आपके और हमारे घर में जो दूध आता है, मेरे घर में जो दूध आता है, वो एक छोटे किसान के घर से आता है, वो किसी डेयरी इंडस्ट्री से नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ तो गाय गौ पालन जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो कोई इंडस्ट्रियल काम थोड़ी ना रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि हम देश के छोटे किसान को खेती से निकाल करके, हम क्या चाहते हैं कि देश का छोटा किसान खेती से निकल जाए और जाके किसी स्मार्ट सिटी में जा कर के और किसी बुलेट ट्रेन के स्टेशन के सामने सिक्योरिटी गार्ड बन जाए या क्लीनर और स्वीपर बन जाए, तो ये तो ठीक नहीं है। अब हमें चाहिए कि उसके उत्पादन का वहीं सही दाम मिले। हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। हम कहें कि भाई आप एनिमल हस्बेंड्री भी कीजिए, आप पशुपालन भी कीजिए, आप मछली पालन भी कीजिए, आप जितने भी तरीके से एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल हम छोटे छोटे बनाएं। ये शायद भारत में ज़्यादा चलेगा, ना कि वो अमेरिका वाला मॉडल कि एक कंपनियाँ हैं वो 50 किसानों से बहुत बड़ा रकबा ले ले और फिर हवाई जहाज़ से उसमें कीटनाशक छिड़के और हार्वेस्टर से करते। तो उसमें शायद फ़ायदा कंपनी को ज़रूर हो जाएगा, वो ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन जो किसान हैं वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा। उसके हाथ में सिर्फ इस काम से लगेगा इस ज़मीन का किराया, और इस बात का सबसे बड़ा नुकसान भारत की संस्कृति को होगा, क्योंकि हम अमेरिका नहीं। तो निश्चित तौर पर गौरव हमें बता रहे थे आसान शब्दों में कि किस तरीके से एक समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए जो किसानों का रहता है, दूसरा जमाखोरी किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकती है, और भविष्य में किसानों की परंपरागत खेती जो हिंदुस्तान में पूरे देश भर में की जाती है उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने कुछ अध्यादेश जारी किए जिसके खिलाफ में किसान और किसान सत्याग्रह के नाम से एक बड़ा कैंपेन भी शुरू हुआ है सोशल मीडिया में, अभी तक के देखने को मिला है कोरोना काल में। तो हमारे साथ थे यहाँ पर गौरव जायसवाल। हम धन्यवाद प्रेषित करेंगे गौरव जायसवाल का कि टॉक विद पंजाब केसरी में आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू गावी भाई, थैंक यू।